हेलो एवरीवन, मेरा नाम बिरजस मौर्य और आपका स्वागत है टॉपिक इंट्रोडक्शन में। हमने चैप्टर 19 स्टार्ट कर रखा था ऑफ कंपनी लॉ, जो था जनरल मीटिंग। हमने इसमें 1/3 पोर्शन कंप्लीट कर दिया था, जिसमें सेक्शन 96, 97, 98, 99, 100 और 102 और 114 था। अब बात करेंगे 114 के बाद सेक्शन 115, जो बता रखा है रिजोल्यूशन रिक्वायर स्पेशल नोटिस। कुछ ऐसे रिजोल्यूशन होते हैं जो स्पेशल नोटिस की जरूरत होती है। अब कौन कौन से ऐसे ऐसे रिजोल्यूशन है जिनमें स्पेशल नोटिस की जो बात होती है वो बात करते हैं इसमें। So, Section 115 provide that whereby any provision contained in the act or article of a company, special notice is required of any resolution. Notice of the intention to move such a resolution shall be given to the company by such number of members holding not less than 1% of the total voting power, holding of shares not which aggregate sum not less than 50 lakh rupees as may be prescribed, paid up share capital. इसमें क्या है, जो एक्सीडिंग ये गलत है, लेस देन होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते यहाँ पे, अगर कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं, अगर कंपनी को रिजोल्यूशन पास करवाना है, उसे स्पेशल नोटिस की जरूरत होती है। सो पहले जो होल्डिंग नॉट लेस देन होल्डिंग मेंबर्स होते हैं, जिनके पास वोटिंग पावर नॉट लेस देन 1% है, वो पहले कंपनी को नोटिस देंगे, या फिर जिनके पास नॉट लेस देन 5 लाख रुपीज शेयर है, पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ अफेयर्स ऑफ अ पेड अप शेयर कैपिटल, वो कंपनी को नोटिस देंगे। देन कंपनी नोटिस देगी, स्पेशल नोटिस इशू करेगी इन लोगों को, तभी स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा। तो जो नोटिस मिलेगा वो इन लोगों से मिलेगा, नॉट लेस देन 1% ऑफ टोटल पावर और नॉट लेस देन 5 लाख रुपीज, इन लोगों से नोटिस मिलेगा कंपनी को। देन कंपनी इशू करेगी इन लोगों को नोटिस, वो होगा स्पेशल नोटिस फॉर द रिजोल्यूशन। अब कौन कौन से ऐसे रिजोल्यूशन है जहां रिक्वायर्ड होता है स्पेशल नोटिस? पहला, फॉर अपॉइंटिंग नो पर्सन एज अ ऑडिटर, अगर हम किसी पर्सन को एज अ ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं, तब हमें स्पेशल नोटिस की जरूरत पड़ेगी। A resolution for removing a director before the expiry of period and appointing someone in place of director so removed. और अगर किसी डायरेक्टर को हम रिमूव कर रहे हैं बिफोर द कंप्लीट ऑफ हिज पीरियड, सो उस टाइम हमें स्पेशल नोटिस की जरूरत होती है। या फिर हम किसी पर्सन को अपॉइंट कर रहे हैं इन द प्लेस ऑफ रिमूविंग डायरेक्टर, उस टाइम हमें स्पेशल नोटिस की जरूरत होती है। अब बात करते हैं प्रोसीजर फॉर स्पेशल नोटिस। क्या प्रोसीजर है स्पेशल ऑफ नोटिस के? साइनिंग में स्पेशल नोटिस, जो स्पेशल नोटिस हम इशू करे जा रहे हैं, अगर स्पेशल नोटिस जो है वो अगर हम जो कंपनी को दे रहे हैं बाय द मेंबर ऑफ नॉट लेस देन 1% ऑफ टोटल 1% ऑफ टोटल वोटिंग पावर और बाय सच मेंबर होल्डिंग नॉट लेस देन 1% ऑफ सोशल पावर और एग्रीगेट ऑफ सम नॉट लेस देन 5 लाख रुपीज, वो लोग साइन करेंगे उस नोटिस पे। देन sending of notice to the company, such a notice shall be sent by the member to the company not earlier than 3 months but at least 14 days before the date of meeting. जिन्होंने साइन करा उस नोटिस पे, वो नोटिस हम कंपनी को देंगे अगर जिस दिन मीटिंग होनी चाहिए उस दिन से 14 डे को छोड़ के उसके बाद हम कंपनी को वो नोटिस दे देंगे। ऑन द नोटिस On the receipt of the notice by company, company shall immediately after the receipt of the notice give a member notice of resolution at least 7 days before the meeting. मीटिंग कंडक्ट होने से 7 दिन पहले मिल जाना चाहिए नोटिस टू द मेंबर हु इशू द नोटिस टू द मेंबर कंपनी क्या करेगी, जब उन्हें एक्सेप्ट होता है, रिसीव करती है नोटिस फ्रॉम द मेंबर, तो वो कुछ ही दिन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वो नोटिस इशू कर देगी टू द शेयर होल्डर। पब्लिकेशन ऑफ नोटिस, जो नोटिस वो मेंबर्स को इशू कर रही है वही नोटिस वो पब्लिकेशन भी करेगी। Notice in the same manner you give notice of general meeting. The notice shall be published in English newspaper, English language, in a Volcano language, in a Volcano newspaper, having a wide circulation in the state register office of the company situated. जहाँ कंपनी रजिस्टर ऑफिस सिचुएटेड है जिस स्टेट में, उस कंपनी में इंग्लिश लैंग्वेज में भी वो इश्यू करवाएगी, और फिर वर्कुलर इट मींस नॉर्मल लैंग्वेज, जहां जिस स्टेट में, जैसे महाराष्ट्र स्टेट में अगर रजिस्टर ऑफिस है तो मराठी लैंग्वेज में भी इश्यू करवाएगी वो नोटिस। नाउ अब आता है केस लो। केस लो की अलग से वीडियो बनेगी, सो वहां से आप जरूर पढ़ लें केस लो।
जितने भी ये कंपनी लोग के सारे केस लोग कंप्लीट करेंगे। अब बात करते हैं रिजोल्यूशन। हमने ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पढ़ लिया, स्पेशल रिजोल्यूशन और रिजोल्यूशन रिक्वायर स्पेशल नोटिस भी कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं रिजोल्यूशन एंड एग्रीमेंट टू बी फिल्ड विद द रजिस्ट्रार। जितने भी रिजोल्यूशन होते हैं या फिर एग्रीमेंट, वो हमें रजिस्ट्रार को फाइल करने होते हैं। According to Section 170 provide that copy of every resolution and agreement in respect of matter specified therein together with the explanatory statement shall be filled in a form MGT 14 with the registrar within a 13 day from the passing of making resolution। अगर कोई भी कंपनी में resolution पास होता है, so उसे विदिन अ 13 डे के अंदर, जब पास हुआ विदिन अ 13 डे के अंदर, डेज के अंदर, उसे हमें रजिस्ट्रार के पास फाइल करवाना पड़ता है इन द एमजीटी फॉर्म नंबर MGT 14 में। Registrar shall register the same, and in case of any default, such company shall be penalty of 1 lakh rupees, and in case of continued failure, with a further penalty of 500 rupees for each day after the first during which such failure continue. Such subject to maximum 25 rupees। अगर कोई कंपनी फाइल करने में MGT 14 को फाइल करने में टू द रजिस्ट्रार कोई भी डिफॉल्ट करती है, तो जो कंपनी होती है वो 5 लाख रुपीस तक का पेनल्टी हो सकती, 1 लाख रुपीस तक की पेनल्टी हो सकती है। मगर अगर वही गलती वो दोबारा करती है, तो जब तक वो गलती सुधार नहीं देती, तब तक उसे 500 रुपीस तक ईच डे पेनल्टी भरनी पड़ेगी। जो वो फाइन होती है ईच डे की, वो 25 लाख रुपीस तक जा सकती है। Every officer of a company who is a default, including liquidator of a company, if any, shall be liable to penalty 5,000 rupees, and in case of continued failure, which will penalty 500 rupees of each failure of continue subject to maximum 5 lakh। अगर कोई भी पर्सन, अगर कोई भी ऑफिसर, अगर वो फाइल करने में MGT 14 को डिफॉल्ट करता है, तो उससे पेनल्टी हो सकती है 50,000 रुपीज। अगर वही गलती वो लगातार करता है, तो उसकी जब तक वो गलती सुधार नहीं देता, तब तक उसे 500 रुपीज फॉर ईच डे पेनल्टी भरनी पड़ेगी, और मैक्सिमम जो है वो पेनल्टी 5 लाख रुपीज तक जा सकती है। ना कौन कौन सी ऐसी रिजोल्यूशन एंड एग्रीमेंट टू बी फिल्ड विद द रजिस्ट्रार, कौन कौन सी रिजोल्यूशन है जो हमें रजिस्ट्रार को फाइल करनी पड़ती है। स्पेशल रिजोल्यूशन, जब स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाते तब हमें MGT 14 में हमें रजिस्ट्रार को फाइल करना पड़ता है विद इन 13 डे। Resolution which have been agreed to by all member of company but which is not agreed to would have effective for their purpose unless they had been passed as a special resolution। कोई भी रेजोल्यूशन जो एग्रीड हो रखा है बाय ऑल मेंबर ऑफ अ कंपनी, बट अभी वो अच्छे से एग्री नहीं हुआ और इफेक्टिव नहीं है फॉर द पर्पस अनलेस हैज बीन पास स्पेशल रेजोल्यूशन, उसे भी हमें पास करवाना, फाइल करना पड़ता है जे MGT। any resolution of board of director of a company or agreement executed by company related to the appointment, reappointment of removal of appointment, variation term of appointment of managing director। अगर हम किसी मैनेजिंग डायरेक्टर को रिमूव कर रहे हैं, अपॉइंट कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, रिन्यूअल कर रहे हैं फॉर अपॉइंटमेंट, और वेरिएशन ऑफ टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट हम चेंज कर रहे हैं, तब हमें MGT 14 फाइल करना पड़ता है। किसे? रजिस्ट्रार को विद इन 13 डे। Resolution or agreement which have been agreed by any class of member but which, मगर जो if not agreed to would not have been effective for their purpose unless they had been passed special majority or otherwise in some particular manner, all usual agreement which effective of class member through not agreed to all member। अगर कोई भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा गया और वो इफेक्टिव नहीं हो रहा है, और वो रेजोल्यूशन जो था वो सारे मेंबर एग्री नहीं थे, क्लास ऑफ मेंबर, तभी भी वो फाइल करी जाती है इन MGT 4 टू द रजिस्ट्रार विद इन 13 डे। और रिजोल्यूशन रिक्वायर कंपनी टू बी वार्न्ड अप वॉलेंट्री। अगर कोई भी कंपनी वॉलेंट्री वार्निंग अप हो रही है, तभी हमें रिजोल्यूशन फाइल करना पड़ेगा टू द रजिस्ट्रार। Resolution passed pursuant of section 1 subsection 3 of section 179 or any other resolution agreement as been prior। कोई भी जब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 179 सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग भी कोई भी पर्सन रेजोल्यूशन पास हो रहा है, तब हमें रेजोल्यूशन फाइल करवाना पड़ेगा रजिस्ट्रार को, या फिर कोई भी ऐसा रेजोल्यूशन जो एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन अ पब्लिक डोमेन, तब हमें रेजोल्यूशन फाइल करना पड़ेगा रजिस्ट्रार को विद इन 13 डे इन फॉर्म ऑफ MGT 14। नाउ बात करते हैं नोटिस ऑफ मीटिंग। सेक्शन 101 लेंथ ऑफ मीटिंग। A general meeting of a company may be called by giving not less than 21 clear day notice either in writing or through electronic mode.
Notice through electronic mode shall be given in such manner as may be prescribed. In case of Section 18 company, 14-day clear notice is required instead of 20 में. हमें जो नोटिस होता है, अगर हम कोई भी मीटिंग कंडक्ट करने जा रहे हैं, जनरल मीटिंग, तो हमें नोटिस इशू करना पड़ता है, और जो नोटिस होना चाहिए नॉट लेस देन 21 क्लियर डे. जिस दिन मीटिंग कंडक्ट होने वाली है उसके पहले 21 डेज गिना जाएगा पहले, उससे पहले ही नोटिस इशू हो जाने चाहिए टू द मेंबर्स के पास पहुंच जानी चाहिए. और इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी है, वो हाँ इंस्टेड ऑफ 21 डेज की जगह हम 40 डे गिनेंगे. नाउ क्लियर डे मींस डे एक्स क्लोजिंग ऑफ डे ऑफ नोटिस ऑफ सर्विस ऑन एंड डे ऑफ विच द मीटिंग हेल्ड. क्लियर डे मींस होता है कि जिस दिन मीटिंग कंडक्ट होने वाली है उस दिन को छोड़ के, और जिस दिन हम मीटिंग जो नोटिस होती है वो सेंड कर रहे हैं उस दिन को छोड़ के क्लियर डे 21 गिना जाएगा. एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है, आज कौन सी तारीख है? आज हमारी डेट है 5th अप्रैल मई जून चल रहा है 5th जून चल रहा है. तो 5th जून से अगर हमें मीटिंग कंडक्ट करनी है, इट मींस 21 डे पहले, तो 5th जून इट मींस चला जाएगा 25, 22, 21. ठीक है, वो 14 डेज इंस्टेड ऑफ 21 डेज की जगह 14 डेज इस्तेमाल करेंगे. मैं एग्जांपल फालतू में ले रहा हूँ, नीचे एग्जांपल दे रखा है, उससे हम सही तरीके से समझेंगे. Where a notice of general meeting is sent by post, it shall be deemed to be served at expiration of 48 hours after the letter containing the same. अगर हम सेंड बाय पोस्ट कर रहे हैं तो हमें 48 आवर एक्स्ट्रा दिए जाते हैं इंस्टेड ऑफ 21 डे. 21 डेज तो मिलेंगे, 40 आवर हमें जरूर मिलेंगे. Now, in case of valid special notice under Act has been received from member, the company shall give a notice resolution to all its member at least 7 days before the meeting. अगर जो हमने सेक्शन 115 में पढ़ रहे थे, ठीक है, उसमें हमें 7 डेज बिफोर द मीटिंग देना पड़ता, मगर जो जनरल मीटिंग की बात करें उसमें 21 डे बिफोर द मीटिंग की देना पड़ता है. नाउ मैं जो बोल रहा था एग्जांपल, वो रहा एग्जांपल, ये रहा एग्जांपल. EPC Limited issue a notice 1st August 2019 to hold AGM on 24 August. Check the validity of notice referring the provision of relevant act in the case sent by post. अगर क्या होता है इन केस ऑफ सेंड बाय पोस्ट, कोई भी कंपनी एबीसी लिमिटेड है जो नोटिस इशू करी है 1 अगस्त को, जो उसे होल्ड करनी है मीटिंग 24 अगस्त को 2019, और ये नोटिस कैसे भेज रही है? सेंड बाय पोस्ट. सो हमें अगर कोई कंपनी इशू नोटिस कर रही है तो उसे कितने दिन पहले कर देना चाहिए? 21 डे पहले. मगर जब बात करते हैं इन केस ऑफ बाय पोस्ट तो हम 48 आवर एक्स्ट्रा लेते हैं और 21 डे दोनों को प्लस करते हैं. सो डेट ऑफ होल्डिंग मीटिंग 24 अगस्त, डेट ऑफ डिस्पैच 1 अगस्त 2019, क्लियर डे 21 क्लियर डे हमने सोचा था. सो 24 अगस्त और 1 अगस्त को हम एक्सक्लूड कर देंगे. नाउ डेट ऑफ एक्सक्लूडेड, डेट ऑफ holding 24 August, a date of dispatch of notice 1st August, 2 additional day for receiving of service of notice, it means 2nd and 3rd August हम exclude कर देंगे. Now number of day notice given 21 day, it means 21 clear day नहीं है, 20 days हो रहा है, इसलिए ये valid नहीं कहलाएगा. Now number of day notice required under section 101 of Act is 21 day, therefore is not a case of valid notice. However, shortfall 1 day can be condemned if consent is given for the shorter notice by at least 95% of member entitled to vote at the AGM. 1 day shorters को हम नहीं ध्यान दे सकते अगर क्या होता है नोटिस शॉर्टर नोटिस मिल रहा है by 95% members entitled to vote at AGM. अगर जो 21 डे हमें चाहिए मगर कितना हो रहा है 20 में, तो वॉलिड नहीं है, मगर एक डे का गैप हो रहा है तो इसे ना ध्यान दिया जाए. अगर चाहते कंपनी की इसे ना ध्यान दिया जाए, इसे वैलिड कर दिया जाए, तो उससे पहले हमें 95% से शॉर्टर नोटिस गिवन कंसेंट हमें लेना पड़ेगा. ना शॉर्टर नोटिस क्या होता है?
Shorter notice on general meeting may be called after giving a shorter notice. Also, if consent is given in writing by electronic mode by not less than 95% of member entitled to vote as a such meeting. Shorter notice किसे कहते हैं? शॉर्टर नोटिस जनरल मीटिंग में कॉल करा जाता है. जनरल मीटिंग कोई भी जनरल मीटिंग बाय शॉर्टर नोटिस इशू करने के बाद भी करा जा सकता है, या फिर किसी भी तरीके से जो अगर कंसेंट मिल जा रहा है हमें 95%, नॉट लेस देन 95% ऑफ मेंबर एंटाइल्ड टू वोट एट दैट मीटिंग, उसे हम कहते हैं शॉर्टर नोटिस. A general meeting may be called after the giving shorter notice then a specific and then subclause if consent in the writing or electronic is recorded. यही ऊपर जो दे रखा है वही दे रखा है. सो जनरल मीटिंग भी कंडक्ट करी जाती है आफ्टर इशूइंग शॉर्टर नोटिस. नाउ when any member of company is entitled to vote only on the some resolution or resolution to move at the meeting and not on others, those members shall be taken into account for the purpose of subsection in respect of formal resolution or resolution and not in respect of latter. Now, consent of notice. Section 101 subsection 2 provide that every notice of meeting shall be specified place date and hour of the meeting shall contain a statement of the bidder to. जो नोटिस हम इशू करते हैं उसमें प्लेस कहाँ मीटिंग कंडक्ट करी जाएगी, किस दिन करी जाएगी, किस डेट पे करी जाएगी और कितने टाइम पे करी जाएगी, वो सब लिखा होना चाहिए नोटिंग में. नाउ प्लेस ऑफ मीटिंग सेक्शन 96 हम पढ़ चुके हैं. प्लेस ऑफ मीटिंग इट मींस रजिस्टर ऑफिस, जहां रजिस्टर ऑफिस से उस सिटी के उस शहर के सिटी में टाउन विलेज या फिर जहां रजिस्टर ऑफिस सिचुएटेड है वहां हम अपनी एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं या जनरल मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं. मगर जब बात करते हैं अनलिस्टेड कंपनी की तो वो इन इंडिया कहीं भी अपनी एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट कर सकता है, मगर एडवांस कंसेंट लेना पड़ेगा फ्रॉम द मेंबर्स who has right to vote in that meeting. Now डे ऑफ मीटिंग ये भी हमने पता कर लिया था. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 96 डे ऑफ मीटिंग किसी भी दिन मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं, बस उस दिन नेशनल हॉलीडे नहीं होना चाहिए तो हम मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं किसी भी दिन, बट उस दिन नेशनल हॉलीडे नहीं होनी चाहिए. नेशनल हॉलीडे किसे कहते हैं? 21, 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर. नाउ टाइम ऑफ मीटिंग. मीटिंग हम कंडक्ट करेंगे बिटवीन 9 AM टू 6 AM के ही अंदर मीटिंग कंडक्ट होनी चाहिए इनटू बिजनेस आवर. एजेंडा इशू होने चाहिए. स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस टू बी ट्रांजैक्ट एट अ जनरल मीटिंग शुड बी गिवन इन नोटिस. इन केस ऑफ मीटिंग स्पेशल बिजनेस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट शुड बी अटैच अबाउट सच मीटिंग. अगर किसी कंपनी में हम इशू नोटिस कर रहे हैं तो उसके संग एजेंडा भी इशू करना कंपलसरी है. नाउ प्रॉक्सी क्लॉज विद रीजनेबल प्रॉमिस सेक्शन 105 हम आगे चल के पढ़ेंगे. अगर कोई शेयर होल्डर अगर कोई कंपनी की देती है किसी मेंबर्स के आप प्रॉक्सी अपॉइंट करवा सकते हैं इन अपनी जगह, तो उसमें भी क्लॉज देगी कि आप प्रॉक्सी के लिए आप फॉर्म भर दीजिए, नोटिस के संग वो फॉर्म अटैच करके दिया जाएगा. मोड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड रूल 18 ऑफ द कंपनी मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल 2014. अगर कोई भी नोटिस इशू करी जा रही है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड तो उसकी बात करेंगे. रूल 18 ऑफ द कंपनी मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रूल 2014. अकॉर्डिंग टू कंपनी मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रूल 2014 कंपनी में सर्व नोटिस इन इलेक्ट्रॉनिक मोड फॉलोइंग मेंबर. इन फॉलोइंग तरीके से किसी भी कोई भी कंपनी अपनी नोटिस इशू कर सकती है. Any company give a notice through electronic mode. The expression electronic mode shall mean any communication sent by the company through its authorized secure computer. किसी भी सिक्योर कंप्यूटर से कंपनी अपनी नोटिस इशू कर सकती है टू द मेंबर. नोटिस में बी सेंड बाय थ्रू ईमेल एज अ टेक्स्ट, या फिर ईमेल के द्वारा किसी भी पर्सन को नोटिस दे रही है उसे हम इलेक्ट्रॉनिक मोड कहेंगे. द ईमेल शैल बी एड्रेस टू पर्सन एंटाइल्ड टू रिसीव सच ईमेल एज मे बी रिकॉर्डेड ऑफ द कंपनी एज प्रोवाइडेड बाय द डिपॉजिट. ईमेल वही ईमेल पे हम सेंड करेंगे जो पर्सन द्वारा दिए गए या फिर डिपॉजिटरी में अटैच करवाया गया है ईमेल उस ईमेल के द्वारा. सो इसमें आप आराम से पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक मोड है जिसके द्वारा कोई भी कंपनी इशू कर सकती है नोटिस. ना पर्सन एंटाइल्ड टू रिसीव नोटिस, कौन कौन से पर्सन के पास पावर है कि उसे नोटिस मिलना चाहिए. According to section 101 subsection 3, notice of every meeting of a company must be given to every member of a company, legal representative or assignee of the insolvent member.
हर एक मेंबर जो इसका नाम रजिस्टर है, रजिस्टर ऑफ मेंबर में, उस मेंबर्स को मिलनी चाहिए नोटिस, या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगर किसी कोई मेंबर की डेथ हो गई, फिर असाइनी या किसी मेंबर का इंसॉल्वेंट मेंबर है उसके असाइनी को नोटिस मिलना चाहिए। एवरी ऑडिटर और ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी, एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, उन सबको नोटिस मिलना चाहिए। नाउ नोटिस टू डायरेक्टर ऑडिटर एंड अदर स्पेसिफिक पर्सन अंडर सेकेंडरी स्टैंडर्ड 2 हमने पढ़ लिया। पारा 1.2.1 of the secondary standard provide that notice in writing of the member shall be given every member of the company. Such notice also be given to director and auditor of the company, secretary, auditor, debenture trustee, if any, whenever applicable, so require other specified purpose. Court may direct issue of notice to some other person, court appoint chairperson or observe person who entitled to under challenge. Consider that preference shareholder or member of company notice shall be should be given to them. किसी भी पर्सन को अकॉर्डिंग टू सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स 2 डायरेक्टर, ऑडिटर, सेकेंडरी ऑडिटर, डिवेंचर ट्रस्टी या फिर कोई भी पर्सन जो कोर्ट द्वारा कहा गया है कि इस पर्सन को इशू करना नोटिस जरूरी है, या फिर किसी भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर अगर जरूरी है, उन्हें भी हम नोटिस इशू करेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंडरी स्टैंडर्ड 2। नाउ पारा 1.2.1 of secondary standard provide that where company has received intimation of death of member, the notice of meeting sent to us under। अगर किसी कंपनी कोई भी कंपनी अगर करती है, रिसीव करती है इंटीमेशन ऑफ डेथ ऑफ मेंबर, सो नोटिस मीटिंग शैल बी सेंट, उससे फिर नोटिस किसको भेजेगी, वे सिक्योरिटी हैज सिंगली द नॉमिनी ऑफ द सिंगल होल्डर, अगर किसी भी सिंगल मेंबर्स की होल्डर है, अगर कोई भी सिंगल मेंबर होल्डर है तो उसके नॉमिनी को इशू करी जाएगी नोटिस। वेयर द सिक्योरिटी हेल्ड बाय मेंबर more than one member joint holder die, the surviving first joint holder को भेजा जाएगा। The security are held by more than one jointly and joint holder die, the nominee of the joint holder। अगर किसी पर्सन का joint holder है, joint holder की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को नोटिस दिया जाएगा। Now स्टेटमेंट टू अटैच टू द नोटिस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, जब हम इस पे नोटिस इशू करते हैं तो एक्सप्लेमेंटरी स्टेटमेंट अटैच करना कंपलसरी होता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 102, उसकी बात करेंगे। रिकॉर्डिंग दैट रिक्वायर दैट स्टेटमेंट डिटेलिंग द मटेरियल फैक्ट ऑफ द बिजनेस टू ट्रांसैक्ट स्पेशल बिजनेस अनेक्स टू द नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग। अगर स्पेशल बिजनेस की बात करें तो उसमें मटेरियल फैक्ट हम अटैच करके देंगे, स्टेटमेंट ऑफ डिटेलिंग ऑफ मटेरियल फैक्ट ऑफ द बिजनेस। According to secretarial standards 2, required that notice shall clearly specify the nature of meeting and the business to be transacted in respect of item or special notice. Each such item shall be in the form of resolution, shall be accomplished by explanatory statement which shall set out the fact as would enable the member to understand the meaning, scope and implementation of item of business and take decision thereof. जब हम कभी भी किसी कंपनी को नोटिस भेज रहे हैं तो एक्सप्लेमेंटरी स्टेटमेंट जरूर अटैच होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 102, और उस एक्सप्लेमेंटरी स्टेटमेंट में हर एक फैक्ट, हर एक बात लिखी होनी चाहिए बिजनेस की, जिससे डिसीजन लेने में टू द शेयर होल्डर को आसानी हो। नाउ कंटेन ऑफ दिस एक्सप्लेमेंटरी स्टेटमेंट, ये आप अपने आप पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं क्वोरम ऑफ मीटिंग की। क्वोरम ऑफ मीटिंग, हर एक मेंबर्स, हर एक कंपनी में जब इस अगर मीटिंग कंडक्ट हो रही है तो उसमें क्वोरम होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। क्वोरम ऑफ मीटिंग, अगर किसी भी मीटिंग कंडक्ट कर जा रही है तो वहां क्वोरम होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब क्वोरम में कितने मेंबर होने चाहिए ये बात करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 103, हाउएवर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी में प्रोवाइड फॉर हायर नंबर पब्लिक कंपनी, अगर पब्लिक कंपनी की बात करें सो 5 member personally present if the number of member on the date of meeting is not more than 1000 member। अगर मेंबर्स ऑफ मीटिंग, अगर जिस दिन मीटिंग कंडक्ट होने वाली है उस दिन मेंबर 1000 से कम हो, सो वहां मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए, 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए एज अ quorum। 50 member personally present if the number of member as on the date of the meeting is more than 1000 but up to 5000। अगर 5000 तक और मोर देन 1000 मेंबर हैं जिस दिन मीटिंग कंडक्ट होना चाहिए तो 50 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए उस दिन एज अ क्वोरम। 30 मेंबर, अगर किसी कंपनी में जिस दिन मीटिंग कंडक्ट होने वाली है उस दिन मेंबर प्रेजेंट हो, अगर मेंबर हो 5000 से ज्यादा
सो उस दिन 13 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए एज अ क्वारम। प्राइवेट कंपनी की बात करें तो 2 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट शैल बी क्वारम फॉर द मीटिंग। नाउ अब बात करते हैं where the quorum provided in article is higher than that provided under the act, the quorum shall conform the such high requirement member need to personally present at the meeting consider quorum approaches shall be excluded for determining of the quorum। अगर किसी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो हमने 100 सेक्शन 103 में दे रखे थे मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए, अगर उसमें ज्यादा दे रखा है तो हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की सुनेंगे, ठीक है। और जो प्रॉक्सी होते हैं अपॉइंट करे जाते हैं सेक्शन 105 में, उन्हें एक्सक्लूड करेंगे फ्रॉम द quorum। Now, para 3.2 of the secretarial standard to provide that duly authorized representative of body corporate or representative of the president of the India or governor of state deemed to be member personally present and ensure all the right of the member। अगर किसी भी कोई भी रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करा जा रहा है किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बॉडी कॉर्पोरेट या फिर किसी भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गवर्नर ऑफ स्टेट इज डीम्ड टू बी मेंबर। अगर कोई भी रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करा जा रहा है बाय कोऑपरेट बॉडी और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नर ऑफ स्टेट, सो उसे हम मेंबर माना जाएगा, वो मेंबर समझा जाएगा और उसे सब राइट मिलेगा जो किसी और मेंबर को मिलता है इन द company। Now, one person can be authorized representative of more than one body corporate. In such a case, it is treated as more than one member person in a person for purpose of quorum. However, constitute a meeting at least two individuals shall be present in a person. Thus, in case of public company having a not more than 1,000 members, quorum require 5 members. As authorized representative body corporate cannot be quorum by himself, but can be do it at least one member personally represent। कोई पर्सन जो होता है वो किसी दो कंपनी को रिप्रेजेंट कर सकता है, कोई वन पर्सन किसी दो कंपनी को रिप्रेजेंट कर सकता है या बॉडी कॉर्पोरेट को रिप्रेजेंट कर सकता है। इसका एग्जांपल हम आगे चल के पढ़ते हैं। ना member who have voted by remote e-voting have the right to attend the general meeting according their person shall be counted for the quorum of person। कोई भी पर्सन अगर रिमोट ई वोटिंग वोट कर रहा है तो उसे अटेंड कर सकता है जनरल मीटिंग को और अकॉर्डिंगली ये काउंट करा जाएगा कोरम के लिए। A member who is not entitled to vote on any particular item of business being a related party if person shall be counted for a person quorum। अगर कोई भी कोरम के लिए काउंट करा जा रहा है वो वोट नहीं दे सकता अगर वो बिजनेस रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड हो। Circular regarding to presence of quorum does not apply with respect to item business related to the postal ballot। अगर कोई भी पोस्टल बैलेट के द्वारा अकॉर्डिंग करा जा रहा है तो वो quorum के लिए काउंटेड नहीं अप्लाई नहीं करा जाएगा। Consequence of no quorum, if the quorum is not present within a half hour from the time of the appointment of holding of general meeting, that meeting shall be stand adjourned same day and then in the next week at the same time place or such a date as other date as the time and place board may determine। अगर कोई भी quorum प्रेजेंट नहीं होता है विद इन हाफ एन आवर, सो उस मीटिंग को एडजर्न कर दिया जाएगा और वो मीटिंग अगले सप्ताह उसी दिन उसी टाइम उसी जगह हेल्ड करी जाएगी, फिर या कोई भी बोर्ड डिटरमाइन करता उस जगह हेल्ड करी जाएगी। मीटिंग इफ कैंसल बाय रिक्वेजिशन शैल बी कैंसल। अगर अंडर सेक्शन कोई भी रिक्वेजिशन द्वारा मीटिंग कंडक्ट करी गई है, अगर वो हाफ एन आवर के द्वारा कोरम नहीं अटेंड होते हैं प्रेजेंट नहीं होते हैं तो उस मीटिंग को कैंसिल करी जाएगी, उस मीटिंग को एडजॉर्न नहीं करी जा सकती। सो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू सो मच।